नमस्कार दोस्तों, स्टोरी बाय राकेश में आप सभी का स्वागत है। आज की जो खौफनाक और भूतिया कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, उस कहानी का नाम है फ्लैट नंबर 103। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। तो टिंकू आज बहुत ही ज़्यादा खुश था क्योंकि उसकी नौकरी लग चुकी थी और छोटी-मोटी कंपनी नहीं, एक बहुत ही बड़े कंपनी के फैक्ट्री में इसकी जॉब लग गई थी। अब वो काफ़ी खुश था। अब वो अपनी वाइफ़ को जो गाँव में रहती है, उसको बुला सकता था। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ रहे, क्योंकि जिस जगह पे करेंटली वो रहता था अपने दोस्तों के साथ, वहाँ से ये जो कंपनी है, फैक्ट्री है, करीब 2 घंटे की दूरी पे था। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अगर मैं फ्लैट यहाँ आस-पास लेता हूँ, तो फिर मुझे आने और जाने में 4 घंटे लग सकते हैं। वो चाहता था कि बिल्कुल फैक्ट्री के आस-पास उसको कोई घर मिल जाए, जहाँ से आसानी से 10-15 मिनट में वो फैक्ट्री पहुँच सके और वापस आ सके। इसी परेशानी के बीच में टिंकू के पास उसके मामा जी का फ़ोन आ जाता है। नमस्ते कृष्णा मामा, आपका फ़ोन आ गया, मैं आप ही को याद कर रहा था मामा जी। हाँ बेटा बताओ, सुबह-सुबह तुमने फ़ोन किया था, क्या बात है? मामा जी आपको तो पता ही है कि मेरी नई नौकरी लग गई है। अब मैं चाहता हूँ कि लल्ली को गाँव से यहाँ ले आऊँ, क्योंकि खाना वगैरह बनाने में काफ़ी समय भी लग जाता है। प्लस अब मैं सोच रहा था कि जो मेरा फैक्ट्री है, उसके बिल्कुल आस-पास कोई मुझे मकान मिल जाए, जहाँ मैं रह सकूँ लल्ली के साथ। कुछ अगर आइडिया है तो आप मुझे बताइए। अरे! तुमने तो बिल्कुल सही समय पे मुझे याद किया। क्यों, क्या हुआ मामा जी? तो कृष्णा मामा बताते हैं कि उन्होंने भी अपनी नौकरी रिसेंटली चेंज की है और वो अभी एक बिल्डिंग में एक वॉचमैन की नौकरी कर रहे हैं, जो टिंकू के फैक्ट्री के बिल्कुल आस-पास है। फिर मामा जी बताते हैं कि इसमें लेकिन एक प्रॉब्लम है बेटा। प्रॉब्लम ये है कि ये जो बिल्डिंग है, अभी बिल्कुल खाली है, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है और पिछले 2-3 महीने से तो यहाँ पर कोई काम भी नहीं हुआ है। तो टिंकू पूछता है कि ऐसा क्या है? ऐसी क्या प्रॉब्लम है? क्यों नहीं उस बिल्डिंग में लोग रह रहे हैं या शिफ्ट हो रहे हैं? तो मामा जी बताते हैं कि इस बिल्डिंग में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, जिस कारण से यहाँ पर अभी कंस्ट्रक्शन का काम बिल्कुल बंद है और यहाँ पर एक सैंपल फ्लैट है। वो सैंपल फ्लैट जो है, वो अभी खाली है, वहाँ पर मैं तुम्हें एडजस्ट करवा सकता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि वहाँ से ऑफ़िस तो तुम्हारा बिल्कुल पास हो जाएगा, लेकिन खाने-पीने के लिए तुम्हें हफ़्ते की सारा जो राशन पानी है, एक बार ही लाना पड़ेगा। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि बिल्डिंग काफ़ी बड़ी है और वहाँ पर क्योंकि सिर्फ़ एक सैंपल फ्लैट है, तो काफ़ी कम लोग तुम्हें वहाँ पे दिखेंगे। तो अगर तुम इस चीज़ को मैनेज कर पाओगे, अगर तुम्हें डर नहीं लगता है, तो ठीक है, अदरवाइज़ तुम अपने उसी एरिया में कोई रूम देख लो। अब ये सुनकर टिंकू काफ़ी कन्फ्यूज़ हो जाता है और वो लल्ली को फ़ोन करके पूछता है और सारी सिचुएशन समझाता है। लल्ली बोलती है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं नहीं डरती हूँ। अगर ये 4-5 महीने की बात है तो मैं एडजस्ट कर लूँगी और आप अपने नए ऑफ़िस से बिल्कुल आपका पास में घर हो जाएगा, तो ये हम लोगों के लिए अच्छा होगा। मुझे ऐसा कोई डर नहीं और सुबह-सुबह तो क्योंकि मामा वहाँ पर होंगे, सोसाइटी में तो कोई भी दिक्कत होगी तो मैं मामा से कनेक्ट कर लूँगी। और जहाँ तक बात रात की है, शाम तक आप आ ही जाओगे। तो यह सुनकर टिंकू को थोड़ी-सी राहत मिलती है और वो अपने मामा से कनेक्ट करता है और बताता है कि लल्ली तो मान गई है, लेकिन क्या रात में वहाँ पर कोई सिक्योरिटी गार्ड, दूसरा बंदा कोई रहता है या नहीं रहता है? तो मामा बताते हैं कि रहता तो है, लेकिन वो काफ़ी बूढ़ा आदमी है और वो शायद सर्विस वग़ैरह अच्छे से वहाँ नहीं करता। तो इस कारण से अगर रात में कोई तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी भी, तो शायद वो बंदा काम करता है, नहीं करता है, इसकी कोई गारंटी तो नहीं है। लेकिन जितना मैंने सुना है, वो बंदा काफ़ी बूढ़ा है और बहुत लेज़ी है, बुलाने पर भी नहीं जाता।
तो फाइनली इन सब प्रॉब्लम्स को देखते हुए और लल्ली से डिस्कस करने के बाद टिंकू ये डिसाइड करता है कि वो लल्ली को वहाँ पर ले जाकर शिफ्ट करेगा, सिर्फ और सिर्फ अपने मामा जी के कहने पे, क्योंकि मामा जी वहाँ सुबह में रहते हैं और शाम को अपने फैक्ट्री से टिंकू जल्दी वापस 6-7 बजे तक आ जाएगा। इस कारण से कोई भी प्रॉब्लम उसकी वाइफ को नहीं होगी। तो अगले हफ्ते टिंकू अपनी वाइफ लल्ली को लेकर वहाँ पहुँच जाता है और अपने सामान को वहाँ एडजस्ट कर लेता है। सोसाइटी काफ़ी पुरानी होती है और उसमें क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन की सोसाइटी थी, तो काफ़ी चीज़ें वहाँ पर इधर-उधर रखी हुई होती है। क्योंकि उसके मामा जी वहाँ होते हैं, इस कारण से स्टार्टिंग में उसे और लल्ली को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। टिंकू अपने ऑफिस आना जाना शुरू कर देता है और उनकी लाइफ थोड़ी अजीब सी तो होती है, क्योंकि जब वो सोसाइटी में आता है तो बहुत कम लोग दिखते हैं, एरिया भी उतना खास पॉपुलेटेड नहीं था, इस कारण से बड़ा वीराना सा उसे फील होता है। बट फिर भी वो एडजस्ट करते हुए, क्योंकि टिंकू का ये सोचना था कि अगले 6 महीने में वो जब उसकी सैलरी फिर से बढ़ जाएगी तो फिर इस जगह को छोड़कर कहीं और अच्छे एरिया में वो शिफ्ट कर जाएगा। तो बस ये 4-5 महीने की बात है, ऐसा सोचकर वो यहाँ शिफ्ट हो चुका था। तो रहते-रहते 1 महीने का समय बीत चुका था। एक रात की बात है, अचानक से 1 बजे डोर बेल बज जाता है और लल्ली अचानक से उठती है। लल्ली बोलती है, "सुनो, आपने सुना क्या?" टिंकू गहरी नींद में था, उसको कुछ समझ में नहीं आता है। उसको पता भी नहीं चलता कि लल्ली उसे उठा रही है। फिर से घंटी की आवाज़ फिर से बजती है। लल्ली घबरा जाती है और घबराने का कारण भी था, क्योंकि उसके घर में कोई भी डोरबेल नहीं था। जी हाँ, उसके घर में कोई डोरबेल नहीं था और उसको ऐसा लग रहा था कि उसके घर में किसी ने डोरबेल बजाया है। वो थोड़ी डर जाती है कि इस रात को 1 बजे, क्योंकि उसके मामा जी भी वहाँ नहीं थे, तो वो समझ में नहीं आता उसको कि इस टाइम मैं मामा जी को फ़ोन करूँ या नहीं करूँ। और क्योंकि टिंकू सोया हुआ है, वो चुपचाप, थोड़ी-सी डर गई थी और चुपचाप सो जाती है। 2-4 मिनट बीत जाते हैं और अचानक से एक दरवाजे पे ढक ढक, ढक ढक ऐसी आवाज़ आती है। वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और वो ज़बरदस्ती टिंकू को पकड़ कर उठाती है। टिंकू उठ जाता है और बोलता है कि क्या हुआ? ऐसे इस टाइम पे रात में मुझे क्यों उठा रही हो? तो वो बताती है कि देखो, डोरबेल बजा है और दरवाजे पे कोई है। डोरबेल बजा है, टिंकू घबरा जाता है। डोरबेल तो हमारे घर में है ही नहीं और दरवाज़ा कौन खटखटा रहा है, चलो मैं देखता हूँ। तो वो बाहर जाके दरवाजे पे जाता है और दरवाज़ा खोलता है। दरवाज़ा खोलने के बाद वहाँ कोई नहीं होता है। इसके बाद वो दरवाज़ा बंद करके वापस अपने बेड पे दोनों आ जाते हैं और टिंकू बोलता है कि घबराने की कोई बात नहीं है। अगर हो सकता है तुमने कोई सपना देखा हो, तुम्हें ऐसी आवाज़ आई हो, मुझे तो ऐसा कुछ दिखा नहीं, तो टेंशन मत लो, कल हम मामा जी से भी इस बारे में बात करेंगे। अगले दिन सुबह-सुबह जब वो ऑफ़िस जा रहा था टिंकू, तो उसने मामा जी को ये बातें बताई। मामा जी ने कहा कि ऐसा कुछ तो है नहीं, रात में जो गार्ड है मैं उनसे बात कर लेता हूँ। तो जब उन्होंने उस रात वाले गार्ड को फ़ोन किया तो गार्ड ने फ़ोन नहीं उठाया। तो इसके बाद इन्होंने इस मामले को छोड़ दिया और फिर वो टिंकू अपने ऑफ़िस चला गया। अगली रात को फिर से यही चीज़ें रिपीट होती है और लल्ली को वो आवाज़ें आती है, घंटी बजने की आवाज़ आती है और फिर अचानक से वो टक 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 ऐसे दरवाजे की आवाज़ आती है। फिर से वही चीज़ें रिपीट होती है और टिंकू वापस फिर से जाकर देखता है और वहाँ कोई नहीं होता। ऐसे ये चीज़ें रिपीट होती रहती हैं और 2-3 दिन के बाद मामा जी जब ये सुनते हैं फ्रस्ट्रेट होके, वो उस बूढ़े आदमी के पास चले जाते हैं जो रात में यहाँ पर चौकीदारी करता है। वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि देखिए, यहाँ पर मैंने भी ये चीज़ें सुनी हुई है, इसलिए आप अपने भांजे को कहो वो अपनी फैमिली को लेकर यहाँ से चले जाए। तो पहले से ही कह रहा था कि आप अपने भांजे को यहाँ पर मत शिफ्ट करो। अब मामा जी को समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे और वो ये बातें टिंकू को बताते हैं। टिंकू और लल्ली जब इस बात को सुनते हैं तो वो थोड़ा-सा डर जाते हैं कि पता नहीं यहाँ पर ऐसा क्या है, क्योंकि यहाँ तो कोई रहता नहीं है और ऐसे सुनसान जगह पे ऐसी आवाज़ का आना बड़ा वो डरावना था।
तो इसके बाद वो 3-4 दिन आगे कुछ आवाज़ें नहीं आती हैं और इस कारण से फिर वो डिसाइड करते हैं कि हो सकता है कि ये सिर्फ़ लल्ली के मन का भ्रम है और वो जो बूढ़ा जो वहाँ पर चौकीदार है, हो सकता है उसने ऐसे ही कुछ कह दिया होगा। फिर 1 महीना बीत जाता है और ओवरऑल ये 2 महीने बीत गए हैं जब लल्ली यहाँ पे आई है। अचानक से शाम के 7 बजे दरवाज़ा खट-खट की आवाज़ आती है और उसे लगता है कि उसका हस्बैंड टिंकू घर पे आ चुका है। जैसे वो दरवाज़ा खोलती है वहाँ कोई नहीं होता है और उसको ऐसा फ़ील होता है कि उसके शरीर में कोई हवा प्रवेश कर जाती है, लेकिन उसको समझ में नहीं आता है, वो चक्कर खा के घर में गिर जाती है। जब उसे होश आता है तो तेज़-तेज़ से दरवाजे पे खट-खट की आवाज़ आती है और वो देखती है कि टिंकू आ चुका था। टिंकू बोलता है कि अरे! मैं तो 10 मिनट से दरवाज़ा खट-खट कर रहा हूँ, तुम क्या दरवाज़ा खोल क्यों नहीं रही हो? क्या हो गया था? वो कहती है पता नहीं मुझे चक्कर सा आ गया था, अभी तुम 15 मिनट पहले आए तो थे। उसने कहा कि 15 मिनट? मैं 20 मिनट से खट-खट कर रहा हूँ, तुम्हें क्या हो गया है? उसको समझ में नहीं आता है लल्ली को और वो फिर दरवाज़ा खोल देती है और उसके बाद वो चाय-वाय उसको देती है। इसके बाद वो अजीबो-गरीब फ़ील करने लगती है और बताती है कि आज मुझे खाना बनाने का मन नहीं कर रहा है, तुम खाना बना सकते हो? तो फिर टिंकू ने उस रात को खाना बनाया। रात के फिर 3 बजे थे और उस रात को अचानक से बेल की फिर से आवाज़ आती है। अब इस बार जब बेल की आवाज़ होती है तो इस बार टिंकू उठ जाता है और उसको पहली बार इस बेल की आवाज़ मिलती है। बेल की आवाज़ सुनकर अब वो अपनी वाइफ़ को उठाता है, लेकिन अब इस बार उसकी वाइफ़ बिल्कुल गहरी नींद में सो रही होती है और बिल्कुल नहीं उठती है। टिंकू चौंक जाता है क्योंकि उसकी वाइफ़ हमेशा इतनी सतर्क रहती है कि हल्का-सा भी उसको नींद में आप उसको उठाते हो कि ज़रा उठो जी, तो वो आज तक ऐसा रिकॉर्ड था कि लल्ली कभी इतनी गहरी नींद में सोई नहीं थी। अब फिर से घंटी की आवाज़ आती है और इस बार टिंकू काफ़ी डर जाता है। वो फ़ोन लगाता है अपने मामा जी को, मामा जी फ़ोन उठा नहीं पाते क्योंकि रात के 2 बजे वो भी सो रहे होते हैं। अब वो कोशिश करके हिम्मत करके बाहर जाता है और जब वो बाहर दरवाज़ा खोल के देखता है तो वहाँ कोई नहीं रहता है। फिर जब दरवाज़ा जैसे वो बंद करता है तो अचानक से उसकी वाइफ़ लल्ली पीछे आ जाती है और उसको होश नहीं रहता कि वो मतलब नींद में चल रही होती है। इसके बाद वो टिंकू काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और अगले दिन सुबह-सुबह वो छुट्टी लेकर मामा जी को बोलता है कि मामा जी आप ऊपर आइए, हमें कुछ बात करनी है। उसके मामा जी आ जाते हैं और सारी चीज़ें सुनने के बाद वो भी काफ़ी घबरा जाते हैं और बोलते हैं कि बेटा इस घर में ज़्यादा दिन रहना सही नहीं लग रहा है और मुझे पता करना पड़ेगा कि बेसिकली इस फ्लैट पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्या उस बूढ़े की बात सही है, गलत है, क्या है? तो इसके बाद वो लोग डर के मारे अब बाहर चले जाते हैं और बिल्कुल सोसाइटी के गेट पे जाकर लोगों से डिस्कस करने लगते हैं। उनको पता चलता है कि इस मकान पे जहाँ पर वो रह रहे हैं 103 नंबर का जो फ्लैट है, उसमें एक पहले कोई किराएदार रहता था और वो भी इस तरीके से ही कुछ महीने पहले शिफ्ट हुआ था, जैसे आप शिफ्ट हुए हो। लेकिन अचानक से वो आदमी गायब हो गया और वो आज तक हमें दिखा नहीं है। उसका सारा सामान वहीं पर था, वो वापस कभी आया नहीं और क्योंकि कोई डॉक्यूमेंटेशन था नहीं, ये नहीं था, तो इस कारण से उसके सारे सामान को हम लोगों ने अलग-अलग कुछ समय के बाद हम लोगों ने अपने पास रख लिया। तो ये सब सुनकर बाकी के आस-पास के लोगों से और कुछ मज़दूर थे उनसे सुनकर ये सभी लोग घबरा जाते हैं और फिर उस बूढ़े के घर में चले जाते हैं जो रात में वॉचमैन का काम करता है। अब वो बूढ़ा परेशान हो जाता है और बोलता है मैंने तो पहले ही कहा था, तुम मेरी बात मानते नहीं हो और हुआ यही था कि एक बंदा था और वो अचानक से गायब हो गया। हमें नहीं पता, लेकिन जब से वो गायब हुआ उसके कुछ दिनों से वहाँ रोज़ रात में तेज़ से चलने की आवाज़ आती है और दरवाज़ा खटखट की आवाज़ होती है। इस कारण से मैं दारू पीकर बाहर सो जाता हूँ। तो ये सब सुन के सबके रोंगटे खड़े हो गए और फिर टिंकू ने कहा कि मामा जी मैं तो अब यहाँ से सामान लेकर यहाँ से शिफ्ट हो रहा हूँ। लेकिन मामा जी ने कहा कि बेटा देखो, अगर तुम ऐसे सामान लेकर शिफ्ट भी हो जाते हो तो क्या पता वो जो साया है वो तुम्हारे पीछे लगा रहे और तुम जहाँ जाओ वो वहाँ चला जाए। इसलिए इसका सॉल्यूशन करना बहुत ज़रूरी है। और मामा जी क्योंकि काफ़ी बूढ़े थे, उनको काफ़ी अच्छी नॉलेज थी, उन्होंने एक तांत्रिक बाबा को बुलाया। तांत्रिक बाबा जब आते हैं वो देखते हैं और देखने के बाद ही 10 मिनट में वो कुछ नींबू और वो सब का कुछ वो करते हैं, जिससे उनको पता चल जाता है कि इस घर में कुछ बुरी आत्मा का वास है और फिर वो उस बुरी आत्मा को बुलाते हैं।
बुरी आत्मा लल्ली के शरीर में आ जाती है और वो बोलती है कि मेरा नाम मुन्ना है और मुझे यहाँ कुछ लोगों ने मार दिया था, इस कारण से मेरी आत्मा यहाँ भटक रही है और मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूँगा। इसके बाद बाबा जो है वो उसकी पूजा करते हैं और शंकर भगवान की मूर्ति और ये सब चीज़ें दिखाकर उस आत्मा को मुक्ति के लिए उसकी लाश का पता पूछते हैं। फिर वो बताता है कि कैसे उसको बिल्डिंग के पीछे साइड में मार कर फेंक दिया गया था और इस कारण से वो यहाँ के लोगों को परेशान करता है। फिर वो लोग पुलिस को बुलाते हैं और पुलिस को ये सारी चीज़ें बताते हैं। पुलिस इन बातों पे विश्वास तो नहीं करती, लेकिन वो उस बाबा के कहने पे कि जो मुन्ना की आत्मा लल्ली के अंदर आई थी उसने ये चीज़ें बताई है, उसी बिहाफ पे वो बिल्डिंग के पीछे जाते हैं और फाइनली उनको थोड़ी मेहनत करने के बाद उसकी लाश मिल जाती है। लाश मिलने के बाद उस लाश का, क्योंकि उसका कुछ पता नहीं था, कोई आधार कार्ड और ये सब चीज़ें उसके पास नहीं मिली थी, उसको विधि पूर्वक उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया और उसके बाद बाबा ने कहा कि लल्ली अब तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और उसके तुरंत 1-2 दिन के बाद टिंकू लल्ली को लेकर वापस अपने उसी जगह शिफ्ट हो जाता है जहाँ वो पहले रहता था और मामा जी ने भी नौकरी वहाँ से चेंज कर ली होती है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी फ्लैट नंबर 103। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली हॉरर वीडियो जैसे मैं यूट्यूब पे पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद।